वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ऑल नोट्स। आज हम जो है बॉन्ड एंगल के बारे में जानेंगे। एग्ज़ाम के अंदर नीट एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आज हम जो है बेस पर थ्योरी के साथ साथ हम बॉन्ड एंगल निकालना सीखेंगे। ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्ड एंगल निकालना सीखते हैं। कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ 3 रूल्स है और 3 रूल से हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड एंगल निकल जाएगा। देखिए सबसे पहला रूल क्या है इसके अंदर कि sp2 और sp3। फर्स्ट रूल ये है कि sp का जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है। ठीक है, sp2 का 120 का होता है और sp3 का कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इसका मतलब ये है, अगर इसमें हम संकरण निकाल लें तो संकरण निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि sp के अंदर 180 डिग्री का होता है, sp2 के अंदर 120 डिग्री का होता है, sp3 के अंदर 9 डिग्री 28 मिनट का कोण होता है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि भाई sp जो होता है, जैसे कोई b है और यहाँ पे अगर cl और यहाँ पे cl है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब इसके अंदर और जैसे sp3 है, तो sp3 की आकृति कैसी होती है, चतुष्कोणीय होती है। sp3 की आकृति होती है इस तरह की होती है ना। तो यहाँ जो है, अगर हम बात करें जैसे C यहाँ पर है और 4 एटम यहाँ पे थे, तो हम इस तरह से इसकी संरचना बनती है और इसके बीच में जो कोण बनेगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का बनता है। ठीक है, और एक है sp2 संकरण। sp2 के अंदर जो होता है त्रिकोणीय आकृति बनती है और उसका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इस तरह का होगा। ठीक है, अब देखिए हम, ये हो गया तो sp संकरण, sp2 और sp3 बॉन्ड एंगल पता चल गया, sp होगा तो 180 होगा। अब दूसरा रूल ये है, तो संकरण निकालने के लिए यहाँ जो है मैंने पहले एक वीडियो बना रखी है, तो आप उसमें देख सकते हैं। वो भी इजी ट्रिक से बता रखी है कि संकरण हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, संकरण सेम है। अगर हमने संकरण भी निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसके अंदर संकरण भी सेम निकल गया, तो हम क्या करें, तो हम क्या करेंगे, लोन पेयर पता लगाते हैं कि इसके अंदर लोन पेयर कितने हैं। अगर लोन पेयर हमें पता चल गया तो इसका मतलब हम पता लगा सकते हैं। कैसे, जैसे बात करें लोन पेयर कैसे निकालते हैं, संकरण माइनस सराउंडिंग एटम। पहले तो हम संकरण निकालेंगे और संकरण निकालने पर जो हमारे पास डिजिट आती है उसको अगर हम माइनस कर देंगे सराउंडिंग एटम में से, तो हमारे पास लोन पेयर निकल जाएगा। ये लोन पेयर निकालने की ट्रिक भी मैंने आपके एक वीडियो में बता रखी है, तो आप उसको सर्च करके देख ले वहाँ से। अब देखिए इसके अंदर लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे, बॉन्ड एंगल जो है वो उतना ही कम होगा। जिसके पास जितने ज़्यादा क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ये इसका सेकंड रूल है। ठीक है, थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल के अंदर हम देखेंगे संकरण प्लस लोन पेयर। अब तीसरी कंडीशन ये आ गई, उसका संकरण भी सेम है और लोन पेयर भी सेम है, तो हम क्या करें, पहली कंडीशन तो हमने संकरण निकाल के देख ली, सेकंड कंडीशन के अंदर हमने लोन पेयर निकाल लिया, लेकिन तीसरी कंडीशन ये है कि अगर संकरण भी सेम है और उसके लोन पेयर भी सेम है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए जो है, पहला देखो इसके अंदर, पहले के अंदर सेंट्रल एटम डिफरेंट और सेम सराउंडिंग एटम। ठीक है, सेंट्रल एटम कैसा होगा, डिफरेंट। सेंट्रल एटम क्या होगा, डिफरेंट। जैसे हम इसकी उदाहरण लेते हैं H2O का और एक लेते हैं H2S का। दोनों में क्या है, दोनों में सराउंडिंग एटम दोनों में सेम है, हाइड्रोजन इसमें भी और हाइड्रोजन इसमें भी है, और ऑक्सीजन इसमें अलग है सेंट्रल एटम और इसके अंदर है एस है। ठीक है, लोन पे इन दोनों के पास सेम है, इसके ऊपर भी 2 है, इसके ऊपर भी 2 है, लेकिन इनका बॉन्ड एंगल चेंज कैसे हो गया, तो बॉन्ड एंगल चेंज इसलिए होगा क्योंकि अब हम इसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल एटम में कौन सा ऐसा सेंट्रल एटम है जिसके पास में जो इलेक्ट्रॉनिक
जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो मान है वो ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर ज़्यादा रखता है। तो इसमें सीधी सी बात है, ऑक्सीजन जो है हमारा ओम सिंह से टिपो जो वर्ग है उसके अंदर, तो वर्ग के अंदर ये अगर हम देखेंगे तो ये 6 जो है 16वें वर्ग के अंदर आता है। तो ओ के नीचे ऐसा आता है ओम सिंह से, तो इसके अंदर ओ पहले ऑक्सीजन आता है फिर सल्फर आता है। इसका मतलब है कि जो वर्ग में सबसे ऊपर रहता है वो उसका क्या होता है, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा है इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी किसका ज़्यादा होगा, इस वाले का H2O का ज़्यादा है और H2S का कम है। तो अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन नहीं सॉरी, सेंट्रल एटम इसमें डिफरेंट है और सराउंडिंग एटम सेम है। तो हम इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड एंगल भी उसका ही ज़्यादा होगा। सेकंड ये है कि सेंट्रल एटम सेम है, दोनों का सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन सराउंडिंग एटम क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। सराउंडिंग एटम इसमें क्या है, डिफरेंट। उदाहरण लेते हैं अपन OCl2, ठीक है, OCl2, ठीक है, और OF2। इसमें सराउंडिंग एटम क्या है, इसमें सराउंडिंग एटम Cl है और इसमें क्या है, FF है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन जो है, सेंट्रल एटम जो है वो बिल्कुल सेम है, केंद्र धातु परमाणु सेम है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, लेकिन इसमें रूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है, सराउंडिंग एटम जो है वो अगर डिफरेंट है और सेंट्रल एटम जो है वो सेम है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये होगा कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसकी चेक करेंगे हम, नीचे सराउंडिंग एटम की चेक करेंगे। जैसे इसके अंदर देखिए, अब Cl की ज़्यादा होती है या F की ज़्यादा होती है। पहले हम इस कंडीशन के अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे थे वो हम सराउंडिंग एटम नहीं सॉरी सेंट्रल एटम की देख रहे थे, और अगर इसमें अगर दोनों डिफरेंट है तो हम किसकी देखेंगे, सराउंडिंग एटम की देखेंगे। तो Cl की ज़्यादा होती है, F की ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की होगी, और ऑक्सीजन की कम है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉन्ड एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। केवल 3 रूल्स आपको अच्छे से समझने हैं और इससे आप बॉन्ड एंगल बहुत ही इजीली आप नीट एग्ज़ाम में निकाल सकते हो, ठीक है। और इसमें अपवाद भी है कुछ, जैसे NO2 का आप याद कर लो, NO2 का याद कर लो कि इसका 132 डिग्री ही होता है। क्या होता है, 132 डिग्री ही इसका बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो हम इससे निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर ये नीट 2010 के अंदर क्वेश्चन आ रखा है, Cl2O Cl2 माइनस Cl2O2, इन तीनों के अंदर बॉन्ड एंगल का क्रम इसमें पूछा था। तो हम कैसे पता लगाएंगे, हमें तो बॉन्ड एंगल पता ही नहीं है कि इसमें कितना है कितना नहीं है। तो हमने जो ट्रिक देखी थी, पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, संकरण निकालेंगे। हम इसका फर्स्ट संकरण निकालते हैं। तो संकरण निकालने पर इसमें क्या होता है, हाफ हो गया, सबसे सूत्र होता है इसका हाफ। और इसके अंदर सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई, 6 वैलेंसी इसकी हो गई। उसके बाद में सराउंडिंग एटम, तो सराउंडिंग एटम अपने पास क्या हो जाएगा, सराउंडिंग एटम अपने पास है Cl2 2 है, तो 2 लगा देंगे। हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 है तो इसका मतलब संकरण क्या होगा, sp3 संकरण होगा। sp3 है। अब हम इसमें निकालते हैं, इसमें हाफ लगाया, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, क्लोरीन है। यहाँ पर सेंट्रल एटम जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम हमारा क्लोरीन होता है, ठीक है। क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, क्लोरीन की वैलेंसी हमारी है 7 है, ठीक है। और इसमें 7 इसकी वैलेंसी है, ठीक है।
और ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो हम इसके सराउंडिंग एटम्स को यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करते हैं। इसमें जो माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज की जगह हम एक प्लस इसमें काउंट कर लेते हैं। तो अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमारे इसमें भी क्या आ जाएगा, sp3 आ जाएगा। ठीक है, और हम इसके अंदर लास्ट वाले के अंदर भी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sp3, मतलब थोड़ा चेंज आएगा लेकिन sp3 ही इसका संकरण होगा। ठीक है, अब तीनों का संकरण बिल्कुल सेम है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए लोन पेयर निकालना पड़ेगा। लोन पेयर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संकरण मतलब चार जो आया है उसमें सराउंडिंग एटम माइनस कर दो, आ जाएगा। इसमें से भी ऐसा करो, जो हमारे पास चार आए इसमें सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग एटम हमारे पास कितने हैं उसको माइनस कर दो। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब जो है हम इससे पता लगा सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना। Cl2 माइनस, इसका जो बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री है, इसका 111 है, 117 है। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, ये हमने इस तीन रूल से हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसमें कितने हैं। अब इसके अंदर 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है, इसके अंदर 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं वेस्टमैन थ्योरी क्या है। ठीक है, वो भी हमें बॉन्ड एंगल के बारे में बताती हैं, जैसे कि संयुक्ता कोश इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत। इसके अंदर भी सेम ऐसा बता रखा है कि यदि केंद्रीय परमाणु समान परमाणु के साथ केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म ही रखता है तो यौगिक आकृति सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, अब यहाँ पर BF3 की हम देखते हैं, तो यहाँ से बीच में से अगर हम इसमें देखें तो ये सिमेट्रिकल हो रहा है। ये CH4 के अंदर भी सिमेट्रिकल है और एक ही के अंदर भी ये क्या है, सिमेट्रिकल होता है। इसी तरह से सेकंड रूल है इसका, यदि एक परमाणु के केंद्र के परमाणु में बंधित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के युग्म प्रतिकर्षण युग्म उपस्थित हो तो अणु की आकृति सीमित नहीं होगी। अतः वास्तविक बंध कोण बंधित एकाकी इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण पर निर्भर करेगा। ये जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, ये वाला इसका जो ऑर्डर है। ये भी जो है वो नीट एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसका क्रम पूछा गया था, तो आपको ये क्रम याद करना है। क्रम बिल्कुल इसमें जो है बहुत इजी है, लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। ठीक है, अब यहाँ पे बॉन्ड जो एंगल है अभी हमने बता दिया कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन युग्म, अगर किसी के पास लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे उसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज़ हो जाएगा। तीसरा रूल है, लोन पेयर के बढ़ने पर बंध कोण के मान में 2.5 डिग्री कम हो जाता है। 2.5 डिग्री कम हो जाता है, कैसे, जैसे CH4 NH3 और H2। हमने क्या बताया था कि अगर लोन पेयर बढ़ेंगे, लोन पेयर बढ़ने के साथ साथ बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा। जैसे हम इसमें देख सकते हैं CH4 के पास कोई बॉन्ड लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं होने के कारण इसमें 109 डिग्री अटैचमेंट का कोण है। इसके अंदर एक लोन पेयर है तो इसमें 160 डिग्री का कोण है, और इसके अंदर दो है तो 105। तो इनके अंदर 2.5 की क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम पता लगा सकते हैं लोन पेयर अगर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल उसका कम हो जाएगा। तीसरा है, यदि केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर की संख्या समान है, लोन पेयर दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसकी विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब जैसे इसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फ़र है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसकी, तो बॉन्ड एंगल भी इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा सेंट्रल एटम की। इसी तरह से जो पांचवा रूल है कि इसके अंदर जैसे दो है, सेंट्रल एटम दोनों में क्या है, सेम हो गए, सेंट्रल एटम दोनों में क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन इसके अंदर जो सराउंडिंग एटम है, सराउंडिंग एटम दोनों के अलग अलग है।
तो उसमें हमने क्या देखा था कि सराउंडिंग एटम में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो इसमें बॉन्ड एंगल 103 है और 110 है। हम सारे बॉन्ड एंगल याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे लोन पे निकाल के और संख्या निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि इसका कम हो सकता है, इसका ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। 6 वाला पॉइंट, बंद कोण पार्श्व परमाणु के आकार पर ही निर्भर करता है। पार्श्व परमाणु के आकार को बढ़ाने पर बंद कोण भी बढ़ जाते हैं। पार्श्वीय मतलब सराउंडिंग एटम्स पर डिपेंड करता है। अगर हम इसको बढ़ाएं, आकार को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, बंद कोण का मान भी बढ़ जाता है। जैसे अगर हम देखें हाइड्रोजन और क्लोरीन, सीधी सी बात है, हाइड्रोजन का तो जो शेप है वो छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होगा, तो इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इस तरह से जो है बॉन्ड एंगल निकाल सकते हैं।